नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि जो डिमांड कर्व होता है वो उसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। उसके रीजंस हमने देखे थे कि पहला होता है सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट, मतलब किसी चीज़ की प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट। दूसरा देखा था हमने इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट में हमने देखा था कि इनकम बढ़ जाने पे डिमांड बढ़ जाती है और इनकम घट जाने पे डिमांड घट जाती है। फिर इसके बाद हमने देखा था घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुओं में क्या होता है, जो इनकम इफ़ेक्ट होता है वो तो नेगेटिव होता है, मतलब इनकम बढ़ जाने पे डिमांड कम होती है। लेकिन जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है वो धनात्मक होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट धनात्मक होता है, मतलब कीमत घट जाने पे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ओवरऑल है ना, घटिया वस्तु की डिमांड बढ़ती है प्राइस कम होने पे। कैसे कि इनकम इफ़ेक्ट तो उसका होता है नेगेटिव। नेगेटिव कैसे होगा कि इनकम बढ़ गई तो उस चीज़ की डिमांड घट गई। लेकिन जो सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट होता है वो क्या करता है कि जब प्राइस घटने पे उसकी डिमांड बढ़ जाती है ना। तो इनकम इफ़ेक्ट तो डिमांड कम कर रहा है और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट डिमांड बढ़ा रहा है ना प्राइस कम होने पे। तो जो ओवरऑल होती है वो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रभावी होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट इज़ ग्रेटर देन इनकम इफ़ेक्ट होता है, जिसके कारण ओवरऑल है ना जो घटिया वस्तुओं की वो बढ़ती है। और फिर इसके बाद में हमने देख लिया था कि उनका डिमांड कर्व, घटिया वस्तुओं का डिमांड कर्व कैसा होता है। तो घटिया वस्तुओं का जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है। घटिया वस्तुओं का डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, घटिया वस्तुओं का डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है ना। फिर हम तीसरा रीज़न इसका देखेंगे कि डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। इस पे क्या होता है कि जैसे प्राइस घटती है ना तो बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं। तीसरा रीज़न है कि प्राइस कम होने पे कस्टमर्स बढ़ जाते हैं ना। जैसे मान ले सोना है, सोना 50,000 रुपये का 10 ग्राम आ रहा है। अब जैसे इसकी मान लो प्राइस 30,000 हो गई तो कस्टमर ज़्यादा हो जाएंगे, सोने को ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे। इसीलिए ना लो प्राइस अट्रैक्ट्स मोर कंज्यूमर, है ना, लिखा हुआ ना, एट लो प्राइस मोर कंज्यूमर आर एबल टू बाय दैट गुड, हेंस डिमांड इज इंक्रीज एंड डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। चौथा रीजन है द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसे प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है और जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाती है। तो मतलब इक्विलिब्रियम की स्टेट में आना चाहती है। जैसे प्राइस घट गई तो चीज़ें क्या होती है, इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहती है, इसलिए डिमांड बढ़ जाती है उनकी, है ना। और डिमांड बढ़ जाने से उनकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है और ऐसे प्राइस बढ़ जाने से डिमांड घट जाती है, जिसके कारण उनकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है ना। तो ये कंसेप्ट है। इसके बाद में ये 4 रीजन हो गए किस चीज़ के, कि डाउनवर्ड स्लोप क्या होता है ना। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि लॉ ऑफ, ये लिखा हुआ भी अपेनियंस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। क्योंकि इक्विलिब्रियम को पाना चाहते हैं और इक्विलिब्रियम दो ही कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम को पाने के लिए। पहला कंसेप्ट जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको हम समराइज करें तो इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं कि रीजन्स ऑफ डाउनवर्ड स्लोप, पहला हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा हो गया इनकम इफेक्ट, तीसरा हो गया नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और चौथा हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एंड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद में हम देखते हैं आगे एक नोट लिखा हुआ है, वो पढ़ लीजिए कि घटिया वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक हो सकता है। जो इनकम इफेक्ट होता है वो ऋणात्मक होता है, मतलब प्राइस घटने पे, प्राइस बढ़ने पे डिमांड घट जाती है ना। और प्रतिस्थापन प्रभाव मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट धनात्मक होता है, तथा कीमत कम करने पर प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से अधिक होने के कारण वस्तु की मांग को बढ़ाता है। मतलब
कि ओवरऑल डिमांड बढ़ती है। भाई इनकम बढ़ने से क्या हो जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करता है कि प्राइस कम होने पर उस वस्तु की डिमांड बढ़ा देता है। तो जो जो डिमांड बढ़ती है ना, जो डिमांड बढ़ती है वो जो इनकम इफेक्ट के कारण डिमांड घटी थी उससे ज़्यादा होती है, जिसके कारण ओवरऑल डिमांड बढ़ती है। तो एग्ज़ाम में पूछ लेंगे ये कि इनकम इफेक्ट जो होता है वो लेस देन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट होता है ना वो लेस देन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, है ना, इन्फीरियर गुड्स में, है ना। और एक आता है गिफिन गुड्स, है ना। गिफिन गुड्स में भी देख लेंगे हम क्या होता है, उसमें इनकम इफेक्ट होता है वो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से ज़्यादा होता है ना। तो अब एक नोट देख लेते हैं अपन, और वो नोट क्या है कि डिमांड कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये पूछ लेंगे कि डिमांड कर्व किससे प्राप्त किया जाता है, डिमांड कर्व किससे प्राप्त किया जाता है, तो उसका आंसर है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। डिमांड कर्व मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, जैसे इसमें ग्राफ जिसमें इसमें डायग्राम बनाए हुए हैं दो, है ना। ये मान लेते हैं अपन मार्जिनल यूटिलिटी है। जैसे X1 कमोडिटी कंज्यूम करने पे किसी को मान लो ये मैंगोज है, एक्स एक्सिस पे मैंगोज है, तो एक्स एक्सिस पे मैंगोज मान लेते हैं और ये ऊपर इधर यूटिलिटी मान लेते हैं, भाई कितनी यूटिलिटी मिल रही है वाई एक्सिस पे। तो मान लो मैंगोज की X1 क्वांटिटी खरीदी तो मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही थी, है ना। मेरे को MU1 पे मिल रही थी मार्जिनल यूटिलिटी। फिर मैंने जैसे जैसे मैंगोज बढ़ाए तो मेरे को क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलने लगी। तो मुझे क्या हुआ, फिर मार्जिनल यूटिलिटी MU2 मिली। फिर मैंने और मैंगोज बढ़ा दिए, अब मैंने मैंगोज बढ़ा के X3 क्वांटिटी कर दी, तो अब मुझे MU3 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। मतलब यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घटती जाती है। यही तो पढ़ा था हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है ना। और अगर हम इक्विलिब्रियम पे करें तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि MUX होता है वो PX होता है ना। भाई संतुलन बिंदु पे हिलते वो नीचे लिखा हुआ भी है कि एट इक्विलिब्रियम MUX इज इक्वल टू PX। ये देखो ये रेक्टेंगल में मैंने बंद कर रखा है, क्लोज कर रखा है इसमें, और MUY इज इक्वल टू PY। तो जब इक्विलिब्रियम पे होता है तो MUX इज इक्वल टू PX हो जाता है और MUY इज इक्वल टू PY हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें डायग्राम 2 देखने को मिलता है ना। MU1 की जगह P1 आ जाता है और MU2 की जगह P2 आ जाता है, और ये वाला डायग्राम हमें दिखता है ना। और यही तो होता है डिमांड कर्व की क्वांटिटी और प्राइस के बीच में जो रिलेशन होता है वही तो डिमांड कर्व होता है। लिखा हुआ है भाई क्वांटिटी हो गई अपनी X एक्सिस पे और प्राइस हो गई अपनी Y एक्सिस पे। तो डिमांड कर्व क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन। तो यही चीज़ आ गई ना। तो डिमांड कर्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से। समझ गए, डिमांड कर्व कैसे प्राप्त किया जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से, है ना। और मार्जिनल यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं सीमांत उपयोगिता, जैसे मतलब हिंदी में लिखा हुआ है सीमांत उपयोगिता बोलते हैं, है ना। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि डिमांड कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब एक चीज़ और होती है, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि सप्लाई कर्व किस चीज़ का पार्ट होता है। भाई अपने डिमांड कर्व तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का पार्ट होता है ना। और सप्लाई कर्व किसका पार्ट होता है, सप्लाई कर्व पार्ट होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व का, AMC का। अभी आगे पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है। तो सप्लाई कर्व किसका पार्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट का। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं अपन, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या होते हैं, है ना। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर अपन मेन दो ही पढ़ेंगे, है ना। तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे कि गिफिन गुड्स किसका एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ध्यान रखना कि गिफिन गुड्स और वेवलेंथ गुड्स, है ना, ये किसके एग्जाम्पल्स है, लॉ ऑफ डिमांड के एग्जाम्पल है। याद रखना लॉ ऑफ डिमांड के एग्जाम्पल है गिफिन गुड्स और
वेवलेंथ गुड्स। तो अब पहले देख लेंगे अपन गिफिन गुड्स, फिर वेवलेंथ गुड्स अगले वाले, फिर बाद में देखते हैं वेवलेंथ गुड्स। तो गिफिन गुड्स क्या होती है, देखो समझते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना कि चीज़ों की प्राइस बढ़ने के साथ उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, समझ गए भाई। जैसे जैसे पार्ले जी बिस्कुट है, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो नॉर्मल सीधी सी बात है कि उसकी डिमांड घट जाएगी, आप खरीदोगे नहीं। पार्ले जी बिस्कुट अगर 50 ग्राम 10 रुपये का हो गया तो आप खरीदोगे ही नहीं कि महंगा हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी प्राइस बढ़ने पे है ना उनकी डिमांड बढ़ जाती है। क्या, उनकी डिमांड बढ़ जाती है ना। और जिनकी प्राइस घटती है तो उनकी डिमांड भी घट जाती है, मतलब प्राइस से रिलेशन है उनका। तो ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं, गिफिन गुड्स बोलते हैं, है ना। तो ये लिखा हुआ है कि राइज इन प्राइस ऑफ ए गिफिन गुड, है ना, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, मतलब जैसे प्राइस बढ़ी तो, है ना, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जितनी डिमांड हो रही थी उससे ज़्यादा बढ़ गई, है ना। और जैसे प्राइस कम हुई, विथ फॉल इन इट्स प्राइस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ऐसी वस्तुओं क्या बोलते हैं, गिफिन गुड्स बोलते हैं। गिफिन गुड्स में है ना, जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इनकम इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब इनकम बढ़ने पे क्या होती है, उनकी डिमांड कम हो जाती है। इनकम कैसे बढ़ती है, अब ऐसे ऐसे बोलोगे यार अभी तो तुम प्राइस प्राइस कर रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो इनकम बढ़ गई। तो देखो सीधी सी बात यह है कि जब प्राइस घटती है ना, जब किसी चीज़ की प्राइस घटती है तो आदमी की इनकम बढ़ जाती है। कैसे, क्योंकि अब जब प्राइस घट गई तो वो ज़्यादा चीज़ खरीद पाएगा वो, तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि इनकम बढ़ गई, है ना। तो प्राइस घटने पे क्या होती है, उसकी डिमांड भी घट जाती है। प्राइस घटने पे क्या हुई, इनकम बढ़ी लेकिन डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, समझ रहे हो। जैसे ब्रेड, एग्जांपल लेते हैं ब्रेड का। ब्रेड की कीमत अपन मान लेते हैं कि 30 रुपये है। अब अगर ब्रेड अगर गिफिन गुड्स है तो इसकी प्राइस घटेगी ना, तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। पहले मान लो आपके 30 रुपये के 60 रुपये के 2 पैकेट आते थे ब्रेड के, लेकिन जैसे प्राइस घटी, जैसे ही उसकी प्राइस घटी, क्या हुआ कि उसकी डिमांड भी घट गई। अब मान लो जैसे प्राइस मान लो ब्रेड की 40 रुपये के 2 ब्रेड, दो मतलब 2 पैकेट ब्रेड के आ रहे हैं, तो लोग बाग उसकी डिमांड भी कम कर देंगे, अब खरीदेंगे ही नहीं, है ना, या एक खरीदेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये गिफिन गुड है। अब जब प्राइस घटती है तो सीधी सी बात ये है कि उसकी इनकम बढ़ी होगी, भाई इनकम बढ़ गई होगी, जब प्राइस उसकी कम हो गई अब वो ज़्यादा ब्रेड खरीद पाएगा, है ना। तो ऐसे होती है गिफिन गुड्स। तो गिफिन गुड्स में क्या होता है, जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या होता है कि इनकम बढ़ने पे डिमांड घट जाए। तो यही तो हो रहा है कि प्राइस कम हुई तो इनकम बढ़ गई, है ना, और प्राइस कम और डिमांड कम, ये होती है गिफिन गुड्स, है ना। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब जैसे प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ेगी, मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ाता है, लेकिन नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है ना, जो प्राइस कम होने पर इनकम तो बढ़ा देता है लेकिन डिमांड को घटा देता है। तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते हैं कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बहुत बार पूछते हैं, बहुत बार, कि गिफिन गुड्स में कौन सी कंडीशन होती है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है ना, वो ग्रेटर देन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब ओवरऑल डिमांड घट जाती है, जबकि इन्फीरियर गुड्स में ओवरऑल डिमांड बढ़ती है, क्योंकि उसमें जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, जो डिमांड बढ़ाता है वो ज़्यादा होता है और जो इनकम इफेक्ट होता है वो कम होता है। लेकिन गिफिन गुड्स में क्या होता है कि जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव, जो इनकम इफेक्ट होता है वो डिमांड घटाता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिमांड बढ़ाता है, जिसके कारण गिफिन गुड्स में ओवरऑल डिमांड में, प्राइस घटने पे डिमांड में कमी हो जाती है। यही रीज़न है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा होता है ना। और इसका जो ग्राफ जो इसका वो पूछते हैं कि गिफिन गुड्स का जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, तो ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि जो गिफिन गुड्स का जो होता है डिमांड कर्व वो अपवर्ड टू राइट होता है, अपवर्ड टू राइट, ये नोट लगा के लिखा हुआ है कि अपवर्ड टू राइट होता है।
इसमें देखेंगे जैसे प्राइस बढ़ रही है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है ना। इस ग्राफ में देखो आप, मैंने गोला बनाया, आपको पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस गोले में जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है, और जैसे जैसे प्राइस घटेगी वैसे वैसे डिमांड घट रही है। यही तो पढ़ा हमने गिब्बन गुड्स में कि प्राइस घटने पे डिमांड घटती है ना। तो अगर आपको ये चीज़ भी याद है ना कि प्राइस घटने पे डिमांड घटती है, तो आप आराम से इसका अपवर्ड टू राइट डिमांड कर्व बना सकते हो, है ना। और बाकी तो यही है कि गिब्बन गुड्स का जो डिमांड कर्व होता है वो पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी है, याद रखना, पॉजिटिव भी है ये। जो गिब्बन गुड्स का डिमांड कर्व होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कर्व नेगेटिव होता है। समझ गए। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि एक्सेप्शन ऑफ लो ऑफ डिमांड में पहला एक्सेप्शन देगा गिब्बन गुड्स। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे वेवलेंथ इफेक्ट, या वेवलेंथ जो एक्सेप्शन है वो क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।